बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा जो है फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर सेकंड फर्स्ट ईयर, उसका लेक्चर नंबर 5 हमने आज स्टार्ट करना है। तो आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है, उसका जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है जी। अच्छा बेटे देखें, जो वेक्टर है ना, बुनियादी तौर पे आप वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी आप क्या कर सकते हो कि आप एक वेक्टर लो और उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, स्केलर के साथ। तो जवाब हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो किसी वेक्टर के साथ, और जब आप किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो जवाब है वो भी एक वेक्टर भी आ सकता है और एक स्केलर भी आ सकता है। तो ये हम आगे जाके जब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो वहाँ पे जो है हम उसको देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज का बुनियादी तौर पे हमारा जो मकसद है वो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन देखना है स्केलर के साथ, जिसका जवाब हमेशा वेक्टर ही आना है। तो बेटा सबसे पहले एक बात समझ लें कि हमारे पास जो भी स्केलर है वो तीन तरह की चीज़ें हो सकता है। नंबर वन, स्केलर जिसके साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। जिस स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। यानी ग्राफ की ये हमारे पास एक ग्राफिकल लाइन लगा दें, इस ग्राफिकल लाइन के अंदर ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है। यानी ग्राफ की इस पार्ट वाला स्केलर भी हो सकता है और उस पार्ट वाला स्केलर भी हो सकता है, यानी कि नंबर हो सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास स्केलर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी भी हो सकती है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट भी होगा साथ में। ठीक है, वैल्यू का कोई यूनिट भी होगा। तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि वेक्टर को जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर बिहेव कैसे करेगा। यानी नया वेक्टर तो बनेगा लेकिन उस पर क्या माहौल का या सराउंडिंग का क्या अफेक्ट आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने सपोज़ करें वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, एक पॉजिटिव नंबर के साथ। यानी हमारे पास स्केलर तो है लेकिन उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ। अच्छा, सपोज़ करें हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, उस पॉजिटिव नंबर को हम कहते हैं n इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने एक वेक्टर ए लिया है। तो देखें, जब हम इन वेक्टर को इस वेक्टर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू क्या बनेगी, एन ए वेक्टर। अब इसकी मिसाल समझाता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो नंबर है दैट इज़ 5, और 5 के साथ जब आप लोगों ने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ 5a। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा जी ये है कि आपके पास, मेरे पास सपोज करें ये एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 5 गुना बढ़ गई। यानी जो नया वेक्टर आया है उसका क्या, उस पर क्या इफेक्ट हुआ है कि उसकी मैग्नीट्यूड 5 गुना बढ़ी है। यानी अगर ऊपर वाले की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास n टाइम इंक्रीज़ कर गई है और डायरेक्शन के ऊपर हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आया। डायरेक्शन वही रही जो हमारे पास ए की पहले थी, बाद में भी वही डायरेक्शन रही है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एक नेगेटिव नंबर के साथ,
तो बेटा सपोज करें कि मेरे पास एक नंबर है जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। जब लेस देन 0 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसको समझाने के लिए वही मिसाल दोबारा लेता हूँ कि यहाँ पे ये बनेगा -NA वेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पे -5 था और उसको मल्टीप्लाई किया मैंने ए के साथ, तो मेरे पास जो जवाब आया है वो कितना आया, वो आपके पास जवाब -5A आया। इसका क्या मतलब है कि देखिए, अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए इस तरह से बिहेव कर रहा है ना, और मैंने उस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया है -5 के साथ, तो वो वेक्टर कैसे चला जाएगा, वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। यानी जब वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्केलर पॉजिटिव नंबर हो तो उसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाती है और वही डायरेक्शन रहती है जिस डायरेक्शन में वेक्टर पहले मौजूद था। लेकिन जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर के साथ, और जब वो स्केलर नेगेटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव नंबर होने का मतलब ये है कि अगर आप -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 टाइम मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड 5 टाइम बढ़ जाएगी, सॉरी, डायरेक्शन आपकी उस वेक्टर की पहले वाली डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स आपके ज़हन में बैठ गए हैं। हम तीसरी बात करते हैं कि अब हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर को हम लोगों ने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी, एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब वो स्केलर की नेचर क्या है बेटा जी? उस स्केलर की नेचर ये है कि वो स्केलर हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्या मतलब है, इसको समझाते हैं आपको कि देखिए, सपोज़ करें ये वेक्टर मेरे पास कोई एक्सेलरेशन वेक्टर है, और ये मेरे पास आपके पास जो स्केलर है दैट इज़ अ मास। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए और एम को, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी एफ, ये इक्वेशन बनेगी आपके पास एम ए। अब यहाँ से गौर से देखें, ये एम ए इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन हमारे पास एम ए इज़ इक्वल टू एफ वेक्टर। इसका मतलब है जब एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, और न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। तो इसका मतलब है जो नई क्वांटिटी आई उसका जो यूनिट बनेगा वो पुरानी क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज़ के यूनिट के मल्टीपल के बराबर होगा, यानी न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन अगर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि की डायमेंशन एम होती है क्योंकि मैस है, और मीटर की डायमेंशन एल होगी, सेकंड की डायमेंशन। इसका मतलब है कि आपके पास न्यूटन की जो नई फिज़िकल क्वांटिटी बनती है जब एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपके पास वो फिज़िकल क्वांटिटी किस तरह बिहेव करती है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास इस तरह से बिहेव करेगी कि जो नया यूनिट बनेगा, जो नई वैल्यू निकलेगी, या जो नया क्वांटिटी आएगी, उसकी जो डायमेंशन है वो पुरानी क्वांटिटीज़ जो मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। यानी हम लोग अगर दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं तो हमारे पास बेटा जी एक और टॉपिक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको आज ही यहाँ पे शुरू करने लगा हूँ, यूनिट वेक्टर। बेटा सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि यूनिट वेक्टर एज सच कोई वेक्टर नहीं है, ये जस्ट एक डायरेक्शन इंडिकेटर है। क्या मतलब है कि देखिए, अगर हम बात करें कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 1 होती है और इसकी एक गिवन डायरेक्शन होती है। अब इसको समझने के लिए अगर हम बात करें, सपोज करें आप एक वेक्टर लिखें, वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा एक मैग्नीट्यूड के और साथ में डायरेक्शन के, यानी आप वेक्टर को एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर लिखेंगे। अब देखें, अगर किसी भी मैग्नीट्यूड 1 करनी है तो आप इधर मैग्नीट्यूड 1 करें क्योंकि ये यूनिट वेक्टर वाली कंडीशन पूरी हो गई, और साथ में डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। और इस तरफ क्या बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जब ये यूनिट वेक्टर बनेगा तो अगर आप इन दोनों साइड्स को बैलेंस करें और चेक करें तो आपके पास क्या आता है, आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि यूनिट वेक्टर की जो बेसिक पर्पस है किसी भी वेक्टर के अंदर या किसी भी क्वांटिटी के अंदर या किसी भी
वेक्टर की टर्म जो यूज़ की जाती है यूनिट वेक्टर, ये जस्ट किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए की जाती है। अब आप यूनिट वेक्टर को लिखते हैं बेटा कैसे हैं, आप लिखते हैं ए हैट इज इक्वल टू ए ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है जी। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर ए, उसकी वैल्यू 4i प्लस 3j है, तो उसकी मैग्नीट्यूड लेने का सिर्फ पर बेसिक फिनोमिना फंडा ये है कि आप उसका मॉड ले लें। जब आप इसका मॉड लेंगे तो मॉड कैसे लिया जाता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, 4 का स्क्वायर है 16 और 3 का स्क्वायर है 9। तो इसका मतलब है ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 9 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5। इसका मतलब है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड आई है वो मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, वो मैग्नीट्यूड आ रही है आपके पास मैग्नीट्यूड आपके पास कितनी आ रही है 5। तो इसका वैल्यू आंसर क्या आएगा, ए इज़ इक्वल टू 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। ये कैसे आया है कि देखें यहाँ पे वेक्टर और यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक होगी बात। अब इसके बाद देखें, ये तो थी आपके पास डायरेक्शन की बात। अब आपके पास अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील कर रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर बताना चाहते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर बताना चाहते हैं, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर बताना चाहते हैं, तो आप बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब बेटा जी एक्स एक्सिस के अंदर आपके पास जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है दैट यूनिट वेक्टर इज़ नोन एज 1 और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1। वाई की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज जे और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, और इसकी डायरेक्शन में है के और इसकी डायमेंशन भी डायरेक्शन इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है जी। इसको आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप बताएंगे इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है जी। यहाँ पे अगली बात कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना हो, तो फिर भी क्या यही यूज़ होंगे, नहीं, फिर हमारे पास मज़ीद डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स यूज़ होंगे। जैसे उनमें से एक यूनिट वेक्टर हमारे पास आर यूनिट वेक्टर है। आर यूनिट वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। बेटा आर हमारे पास जब भी आर वैसे इक्वल किसके होता है, जब ज्योमेट्री के अंदर हम बात करते हैं तो ये इक्वल होता है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये पोजीशन वेक्टर है बेसिकली जेड के। अब ये एक सर्कुलर पाथ में है, और जब एक सर्कुलर पाथ में है तो आपके पास आर की डायरेक्शन तो या तो ये होगी या फिर आपके पास आर की डायरेक्शन ये होगी, यानी रेडियल लाइन। तो आर यूनिट वेक्टर ये आपके पास डायरेक्शन बताएगा अलॉन्ग रेडियल लाइन, ठीक है जी। और जब ये रेडियल लाइन की अलॉन्ग बताएगा तो फॉर एग्जांपल अगर आर की डायरेक्शन ये है, यूनिट वेक्टर इस आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उसका यूनिट वेक्टर आपके पास ये बनेगा। अगर एक और यूनिट वेक्टर की बात करें दैट इज़ अ नॉर्मल। नॉर्मल यूनिट वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये नॉर्मल, ये डायरेक्शन बताता है किसी भी सरफेस का नॉर्मल। क्या मतलब ये है कि अगर आपके सामने ये पेज पड़ा हुआ है ना, तो इस पेज का नॉर्मल क्या होगा, या तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन या ये इनवर्ड डायरेक्शन, यानी इस पेज में आप हाथ रख के उसका जो नॉर्मल बन रहा है ना, ये जो बाहर की तरफ डायरेक्शन बन रही है दैट इज़ द एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गई बात। और एक बात जहन में रखिएगा कि एन यूनिट वेक्टर या जो भी यूनिट वेक्टर है उसका सिर्फ एक ही काम है कि उसने डायरेक्शन बताना है, उसने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। अगर आपसे कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक रकम दी हुई है और रकम में से फॉर एग्जांपल आपके पास 5i है प्लस 3j है प्लस 4k है, ये रकम लिख लें ck है और ये 1 के इक्वल है, या आपको पूछा जाता है इसमें से c की वैल्यू निकालें जबकि ये आपके पास सारे यूनिट वेक्टर हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे प्लस आप इसको 1 के इक्वल रख देंगे, और जब 1 के इक्वल रखेंगे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है जी।
ये हमारा आज का लेक्चर है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास दो छोटे एक दो टॉपिक रह गया, उसको इंशाल्लाह हम कल जो है वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।